Hello students, this is Sudhir Shukla. Today we will cover the topic monopulse tracking. Monopulse tracking technique. What this technique is, as we have discussed in our previous lectures, that by using radar we can also track an object. That is, by radar tracking system we can track any of the object, and for that there are three techniques available to us, in which first of the technique was sequential lobbing. First of the technique is sequential lobbing. Second, which we have discussed, conical scanning. Second technique was conical scanning, and inside it the third was this monopulse tracking, which टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस कि क्या होता है आपका मोनोपल्स ट्रैकिंग। हमने जो डिस्कशन किया था सीक्वेंशियल लॉबिंग के बारे में, कोनिकल स्कैनिंग के बारे में, और हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोनोपल्स ट्रैकिंग क्या होता है। ये तीनों टेक्निक्स जो मेथड्स होते हैं वो स्कैनिंग टेक्निक्स होते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट के एंगल को डिटेक्ट करते हैं, उनके पैरामीटर्स को डिटेक्ट करते हैं, जिससे कि हम उनको ट्रैक कर पाए। और मैंने इस ट्रैकिंग का मतलब बताया था। इस ट्रैकिंग का मतलब एक तरह से हम जनरली कह सकते हैं कि फॉलो करना। हम उस ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करते हैं और ये जानते हैं फॉलो करके कि वो ऑब्जेक्ट इन फ्यूचर में वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फ्यूचर में वो ऑब्जेक्ट इस इंटरवल पे, इस टाइम पे कहाँ पे होगा, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और हमें जानना है कि फ्यूचर में वो ऑब्जेक्ट हमारा किस पोजीशन पे होगा, किस कोऑर्डिनेट पे लोकेट होगा, जिससे अगर वो हमारा एनिमी है तो हम ये जान पाए कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, कौन सी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, या वो किस लोकेशन पे जाना चाह रहा है। तो उसके लिए हमें इन तीनों टेक्निक में से कोई एक टेक्निक को हम यूज करेंगे। तो हम ये दोनों टेक्निक देख लेते हैं। हम आज देखेंगे मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक जो है ये क्या होता है बेसिकली। तो मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक को हम जानते हैं कि द मोनोपल्स ट्रैकिंग मीन्स इट इज अ ट्रैकिंग टेक्निक वेयर द एंगुलर लोकेशन ऑफ अ टारगेट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपैरिजन ऑफ सिग्नल्स रिसीव्ड इन 2 और मोर साइमल्टेनियस बीम्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक होती है, इससे हम एंगुलर लोकेशन, जो टारगेट होता है, जो भी आपका टारगेट होता है, उस टारगेट का एंगुलर लोकेशन हम पता करते हैं। एंगुलर लोकेशन पता करने से वो हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि यही एंगुलर लोकेशन पता कर अगर हम कर पाते हैं तो उससे हम जान पाएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, किस डायरेक्शन में वो जाने वाला है। और अगर आप पता कर पाए कि अभी वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से वो उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बनना है कि वो जो है आपका उड़ीसा की तरफ अगर वो टर्न कर रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री से हम पता कर पाएंगे कि वो ट्रेजेक्ट्री अगर ऐसा फॉलो करे कि जिससे हम लोकेट कर पाएंगे पॉइंट्स को कि अब वो एमपी से, अब वो टारगेट जो है वो उड़ीसा की ओर जा रहा है, या वो एमपी से जो है लुधियाना पंजाब की ओर जा रहा है। तो ये हम पता कर पाएंगे कैसे, रडार ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करके, या इन तीनों में से कोई एक टेक्निक को यूज करके रडार के साथ। उनमें जो है तो जो कहता है कि मोनोपल्स ट्रैकिंग की एंगुलर लोकेशन उस टारगेट का हम जान पाएंगे। वो हम कैसे जान पाएंगे, हम कंपैरिजन करते हैं। इस मोनोपल्स ट्रैकिंग में हम कंपैरिजन करते हैं किसका, जो इको सिग्नल्स रिसीव्ड हो रहे हैं, जो इको सिग्नल्स रिसीव्ड होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं किसके, ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ। और वो कंपैरिजन करके हम एंगुलर लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा मोनोपल्स ट्रैकिंग में करते हैं। दूसरी बात, अ मेजरमेंट ऑफ एंगल एम्पलीट्यूड रेंज इज मेजर्ड यूजिंग सिंगल पल्स, हैंस द नेम मोनोपल्स। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा ये जो टर्म है, जो ये हमारा टर्म है मोनोपल्स, ये मोनोपल्स का मतलब होता है, मोनो मतलब हमें पता है, मोनो मतलब होता है हम सब जानते हैं कि मोनो मतलब होता है सिंगल। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम सिंगल पल्स का यूज़ करके एंगल जान पाते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है वो जान पाते हैं, रेंज क्या है वो जान पाते हैं, और सिंगल पल्स ही से हमारा काम बन जाता है। इस वजह से उसका नाम हम क्या रखते हैं, मोनोपल्स रखते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सिंगल पल्स से हमारी बातें बन जा रही हैं, तो क्या मल्टीपल पल्सेस को हम यूज़ कर पाएंगे, या मल्टीपल पल्सेस अगर हम यूज़ कर ले तो क्या होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप मल्टीपल पल्सेस को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप उस केस में कहेंगे जहाँ पे आपको इंक्रीज करनी हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन, या इंप्रूव करनी हो क्या, एक्यूरेसी इन एंगल। मतलब अगर आपका रडार सिस्टम
जो ऑब्जेक्ट को लेके इतना सेंसिटिव नहीं है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि वो मतलब थोड़ा बहुत वो अवॉइडेबल है, तो आप चाहते हैं कि ठीक है जो भी हमें रेंज मिल जाए, जो भी एंगल मिल जाए, हमारे बस उतने सही बात बन जाएगी। अगर इतना हमारा एम है, गोल है, तो उसके लिए हम सिंगल पल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत सेंसिटिव हैं, जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्ट है लेके कि हमको एकदम एक्यूरेट चाहिए इसका, तो उसके लिए आप क्या करो, आप उसके लिए मल्टीपल पल्सेस यूज़ कर लो। तो ऐसा नहीं है कि हम मल्टीपल पल्सेस यूज़ कर लेंगे तो इस मोनो पल्स का जो है वो नाम बदल जाएगा, तो वो बाई या डाई या ट्राई पल्स इस टाइप का कुछ नहीं हो जाएगा, वहाँ पे रहेगा मोनो पल्स। बस कहने का क्या मतलब है कि हमारी ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो एंगल से रिलेटेड या एम्पलीट्यूड से रिलेटेड या रेंज से रिलेटेड वो सिंगल पल्स से ही बन जाती हैं, तो हम मल्टीपल पल्सेस की तरफ स्विच नहीं करते हैं। लेकिन आप स्विच अगर करना चाहते हैं तो उस सेंस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन होगी वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, या जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। चॉइसेस यूज, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट हमें पता लग गया, मतलब हमें पता लग गया कि नाम मोनोपल्स है तो उसका क्या मतलब निकलता है कि मोनोपल्स मतलब सिंगल पल्स का हम यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि दिस टेक्निक इज प्रीफर्ड बिकॉज एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस ऑफ टारगेट इको इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। तो कहने का मतलब है कि जो जो दो तीनों टेक्निक्स हमने देखी थी, सीक्वेंशियल लॉबिंग, कोनिकल स्कैनिंग या मोनोपल्स की जो हम पढ़ रहे हैं उसमें, तो कहते हैं कि इन दोनों में जो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। कौन किसके एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस? वो होते थे इको सिग्नल्स की। जो इको सिग्नल्स में एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस होते थे वो इन दोनों टेक्निक का यूज़ करके बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता था। लेकिन जब हम मोनोपल्स ट्रैकिंग की बात देखें तो उसमें जो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस होता था इको का, वो बहुत क्या होता था, लेस होता था। वही कहता है कि दिस टेक्निक इज प्रीफर्ड बिकॉज एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस ऑफ टारगेट इको इज वेरी लेस। इस टेक्निक में जो मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक है इसमें जो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस होता था अदर टेक्निक्स के कंपेरेबली वो बहुत कम होता था। When accurate angle measurement is required, this technique is preferable। जैसे हमने बताया कि एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक थी ये बहुत बेस्ट थी कंपेरेबली टू अदर टेक्निक्स। जो अदर टेक्निक्स हमें कोनिकल स्कैनिंग हो गया या आपका जो है वो सीक्वेंशियल लॉबिंग हो गया, उसके कंपेरेबली जो ये टेक्निक थी मोनोपल्स टेक्निक वो बहुत अच्छी थी। फिर क्या है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच अ मोनोपल्स एंगल मेजरमेंट कैन बी मेड। तो कहने का मतलब है कि हमें देखिए, हमें पता था कि जो हम निकाल रहे हैं पोजीशन, मोशन और डायरेक्शन, उसमें पोजीशन के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि पोजीशन आपका बताता था क्या, रेंज बताता था। फिर आपका जो मोशन था, मोशन के साथ भी कोई समस्या नहीं थी क्योंकि हम डॉपलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, उससे हम वेलोसिटी निकाल लेते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब बात हम डायरेक्शन की बात करते थे तो डायरेक्शन के लिए हमें थोड़ा सा समस्या होता था क्योंकि वहाँ क्या होता था, एंगल्स में एरर हुआ करते थे और उन्हीं एरर्स को हम रिड्यूस करना चाहते थे। तो एंगल्स को, एरर को रिड्यूस करते हैं वो हम इस टेक्निक के थ्रू बेटर वे में कर लेते हैं। इसी वजह से कहता है कि ये जो एंगल की मेजरमेंट है इसके लिए कई टेक्निक्स हैं, but beside these techniques the most popular by far has been the amplitude comparison monopulse technique। उसमें जो है इसी मोनोपल्स में ही हम बात कर रहे हैं, मोनोपल्स में ही कई मेथड है। मोनोपल्स जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें ही 2-3 तरीके थे, उसमें से जो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन मोनोपल्स था वो सबसे बेस्ट होता था। क्यों? क्योंकि वो एम्पलीट्यूड का जो सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को था उनको वो साइमल्टेनियसली कंपेयर करता था। कैसे? विथ मल्टीपल स्क्विंटेड बीम्स टू डिटरमाइन द एंगल। मल्टीपल स्क्विंटेड बीम्स जो है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं मल्टीपल स्क्विंटेड बीम्स। फिर देन द टर्म मोनोपल्स इज यूज्ड बाय इटसेल्फ, इट जनरली refers टू द एम्पलीट्यूड कंपैरिजन वर्जन। जैसे मैंने बताया कि मोनोपल्स जो टेक्निक है ये 2 तरीके के हैं बेसिकली, एक एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक है, एक फेज कंपैरिजन टेक्निक है। तो अगर हमें पता लग रहा है कि मोनोपल्स जो है 2 हैं, एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक तो फेज कंपैरिजन टेक्निक, इसमें जो बेस्ट होता है वो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक होती है। जैसे मैंने बताया कि मोस्ट मेथड्स कई हैं लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो है वो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन मोनोपल्स टेक्निक है इसमें। अब देखिए, फिर जो ये एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक होता है, यही एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक भी 2 तरीके से होते हैं, एक 1 एंगल कोऑर्डिनेट में होता है, एक 2 एंगल कोऑर्डिनेट्स में होता है। और माइक्रोवेव में या एंटीना में आप पढ़ रखे हैं या एमएफटी में आप पता है आपको कि 1 एंगल कोऑर्डिनेट्स और 2 एंगल कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है। तो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक जो होता है, यहाँ जो हम मेथड देखेंगे वो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक देखेंगे 1 एंगल कोऑर्डिनेट में, कि 1 एंगल कोऑर्डिनेट में एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक किस प्रकार से वर्क करती है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि मोनो ट्रैकिंग टेक्निक जो है वो हमारी बेस्ट टेक्निक है। तो इसमें हमने पता है कि हमें एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक और फेज कंपैरिजन टेक्निक हो गया, उसमें हमने देखना है कि एम्पलीट्यूड
कंपैरिजन टेक्निक क्या है बेसिकली। तो ये ब्लॉक डायग्राम है बेसिकली, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है। दिस इज नॉट फॉर द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज फॉर द वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। So which I have drawn here कि block diagram for amplitude comparison monopulse tracking radar. So what we have seen here in this block diagram कि this is nothing but the transmitter section। ये हमारा क्या है, ट्रांसमीटर सेक्शन है, और ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा रिसीवर सेक्शन है। देखिए ट्रांसमीटर सेक्शन का नो डाउट सेम वही वर्क है जो हम रडार के बेसिक ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था, जो वीडियो में हमने देखा था कि रडार के बेसिक डायग्राम में जो ट्रांसमीटर सेक्शन है वो बेसिकली उसमें क्या क्या होते थे, वेवफॉर्म जनरेटर होता था, पल्स मॉड्यूलेटर होता था, पावर एम्पलीफायर होता था। ये सारे क्या करते थे, हाई पावर रडार सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे। जो ट्रांसमीटर सेक्शन था उसका काम क्या था, हाई पावर रडार सिग्नल को ट्रांसमिट करना। फिर इससे हमारी वेव्स जो है वो ट्रांसमिट हो गई। अब जब ट्रांसमिट होती हैं फिर रिसीवर सेक्शन को अब हमने देखना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट रडार्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमें चेंजेस रिसीवर सेक्शन में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर सेक्शन में नो डाउट ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और जो यहाँ पे डुप्लेक्सर होता है वो हमने पीछे कोनिकल स्कैनिंग में भी डिस्कशन कर रखा था कि जो डुप्लेक्सर क्या करता है, बेसिकली आइसोलेट करता है किसको, ट्रांसमीटर सेक्शन को रिसीवर सेक्शन के साथ। जहाँ की जो हाई पावर रडार सिग्नल है वो ऐसा ना हो कि रिसीवर वाले सेक्शन में चले जाए, क्योंकि रिसीवर वाले सेक्शन में लो पावर पे ही सारे कंपोनेंट्स ऑपरेट किए जाते हैं, और ट्रांसमीटर सेक्शन आपका हाई पावर पे ऑपरेट होता है। तो ये सिग्नल कहीं इधर ना चले जाए, या ये वाले जो लो पावर वाले हैं कहीं इधर ना चले जाए, उसी को आइसोलेट करने का काम आपका डुप्लेक्सर करता है। और मैंने बताया था कि डुप्लेक्सर को हम एज ए स्विच की तरह भी बिहेव करा सकते हैं, कह सकते हैं उसका जो फंक्शन होता है एज ए स्विच की तरह होता है। या और जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इन ब्लॉक डायग्राम का जो मैनेजर होता है वो होता है डुप्लेक्सर। ये मैनेजर होता है। ये मैनेजर क्या काम करता है, ये मैनेजर का करता है कि जो ट्रांसमीटर वाली सेक्शन की सिग्नल्स हैं उनको इधर से ट्रांसमिट कर देगा, इधर नहीं जाने देगा, और जो लो पावर आ रहे हैं उसको ट्रांसमीटर में न जाके इधर वाले सेक्शन में जाने का। तो ये हो गया हमारे इन सारे जो जितने डब्बे हैं इनके सबके क्या हो गया, ये मैनेजर हो गया, मैनेजर साहब हैं ये डुप्लेक्सर जी। ठीक है, तो अब देखिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुछ ऐसे बना हुआ है जहाँ पे कुछ हाइब्रिड जंक्शन है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा एंटीना वाला पोर्शन होता है, एंटीना वाले पोर्शन में हम यहाँ एंटीना फीड्स को जो तौर पे यूज़ करते हैं, या 4 एंटीना फीड हम यूज़ करते हैं। 4 एंटीना फीड मतलब यहाँ पे हम 4 पोर्ट लेते हैं। 4 पोर्ट को हम इस प्रकार से करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 पोर्ट लिया, उसको दो भाग में कर दिया। 2 भाग हमने कर दिया इनपुट के लिए और 2 भाग कर दिया हमने आउटपुट के लिए। मतलब यहाँ से जो वेव्स आएंगी, ईएम वेव्स आएंगी, जो सिग्नल रिसीव होगा वो 2 पार्ट में जाएगा, 2 इनपुट में ऐसे चला जाएगा। और ये आपका जो जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 इनपुट ऐसे इसमें आया, फिर यहाँ से 2 आउटपुट निकल गया। एक आउटपुट कुछ समीशन टाइप का दिख रहा है और एक आउटपुट कुछ आपको डिफरेंस टाइप का दिख रहा है। तो ये बेसिकली जो आपको दिख रहे हैं ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है माइक्रोवेव डिवाइस यूज़ कर रखी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिग्नल आता है, सिग्नल जो हमारा इको सिग्नल आ रखा है, वहाँ पे इको सिग्नल जो क्या करेगा, ये 2 अलग तरह के सिग्नल आए, इन सिग्नल्स का एक हम बनाए सम पैटर्न इधर कर दिए, और एक हमने बनाया जो है डिफरेंस पैटर्न। सम पैटर्न को हम इस पाथ को फॉलो कराते हैं और डिफरेंस वाले पैटर्न को इस वाले पाथ को फॉलो कराते हैं। तो जब जो क्या होता है, सम चैनल जब यहाँ से जाता है, जो सिग्नल सम वाला सिग्नल यहाँ जाता है वो जाता है डुप्लेक्सर के थ्रू मिक्सर में, मिक्सर यहाँ भी जाता है, और डिफरेंस वाला जो जाता है वो यहाँ जाता है मिक्सर में। तो अब दोनों मिक्सर में क्या करते हैं, ये एम्पलीट्यूड और फेज को दोनों क्या कर देते हैं, मेंटेन रखते हैं। मतलब जो सिग्नल इधर जा रहे हैं और जो सिग्नल इधर जा रहे हैं उनके दोनों में कहीं एम्पलीट्यूड और फेज में कहीं डिफरेंस ना आ जाए, उनको मेंटेन करते हैं। कौन करता है, ये मिक्सर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस लोकल ऑसिलेटर। फिर यहाँ से सिग्नल जाता है आईएफ एम्पलीफायर में, आईएफ एम्पलीफायर में से जाता है एम्पलीट्यूड डिटरमिनर में, और यहाँ से फिर हम आगे रेंज डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ से मिक्सर से आईएफ एम्पलीफायर डिफरेंस चैनल जाता है और फेज डिटेक्टर से जाता है। फेज डिटेक्टर्स के थ्रू फिर हम एंगल एरर सिग्नल जनरेट होता है, वहाँ से सर्वोमीटर, और सर्वोमीटर से फिर हम जानते हैं कि वो क्या करता है, फिजिकल ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है। तो कहता है द मेन बीम विच आर पॉइंटेड एट डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम एंटीना आर कॉल्ड स्क्विंट एंगल्स। मतलब जो बीम बनती है, जो हमारी ऐसे बीम बनती है, इन्हीं बीम्स को हम डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कराते हैं, और डिफरेंट एंगल्स पे जो इनको मूव कराते हैं वही आपके डिफरेंट एंगल्स कराते हैं स्क्विंट एंगल्स, और उन्हीं को हम नाम देते हैं स्क्विंटेड बीम्स। जो हमने पीछे डिस्कशन किया था उनको हम बोलते हैं स्क्विंटेड बीम्स, और ये डिफरेंट एंगल्स आपके कहलाते हैं स्क्विंट एंगल्स। ठीक है, फिर क्या होता है, इन दिस एंगल द बीम इज गिवन एंड ओवरलैपिंग ऑफ दिस बीम्स गिव्स 2 एंटीना पैटर्न्स एंड दिस एंटीना पैटर्न्स आर गिव्स सम चैनल एंड डिफरेंस चैनल। जैसे हमने बताया कि जैसे हमने यहाँ देखा है कि हमने 4 एंटीना फीड्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। जैसे माइक्रोवेव में आपने पढ़ रखा है ABCD, तो यहाँ हम सम पैटर्न और डिफरेंस पैटर्न जनरेट करते हैं। सम पैटर्न किस प्रकार से जनरेट करते हैं कि ABCD ये आपके वेव गाइड का फ्रंट व्यू है, तो यहाँ से हम अगर सम पैटर्न देखेंगे तो सारे को हम प्लस कर देंगे, AB + C + D कर देंगे। और जब हम डिफरेंस
को देखेंगे तो डिफरेंस से हम देखते हैं एजिमथ डिफरेंस पैटर्न देखते हैं a प्लस बी और माइनस करते हैं c प्लस डी। ये डिफरेंस पैटर्न जनरेट कर रहा है और हमें पता है एंगल दो तरीके थे, एजिमथ एंगल था और एक आपका एलिवेशन एंगल था। तो एजिमथ के लिए a प्लस बी मतलब अपर लोअर जो फीट्स होते हैं वो अपर लोअर एडजेसेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अपर का सम करके डिफरेंस ले लेना है किसके लिए, एजिमथ के लिए, और एलिवेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि एडजेसेंट साइड्स का सम लेके डिफरेंस ले लें। तो इसकी वजह से पैटर्न जनरेट होता है। जैसे पैटर्न किस प्रकार से जनरेट होता है अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कहते हैं कि यहाँ जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें हम इधर से लेते हैं सम पैटर्न और इधर से लेते हैं डिफरेंस पैटर्न। वही कहता है कि सम चैनल प्रोवाइड्स रेंज मेजरमेंट, जो सम चैनल इधर से जा रहा है वो हमें प्रोवाइड करता है रेंज मेजरमेंट, और जो डिफरेंस जा रहा है measurement and also use the difference for the signal sign of this error signal and sum and the different channel gives the angle error। और जो सम आ रहा है और जो एंगल आ रहा है ये दोनों कंबाइन करके हमें बताते हैं एंगल एरर, क्योंकि हमें जानना क्या है एंगल में एरर, क्योंकि एक बार एंगल में अगर हम एरर निकाल पाएंगे तो उसकी वजह से हम जान पाएंगे कि ओरिएंटेशन किस तरफ हमें मूव कराना है। फिर हम जो इसमें हमने इस डायग्राम में देख रहा था हाइब्रिड जंक्शन, उसका डिस्कशन करते हैं कि क्या है आपका हाइब्रिड जंक्शन। अब देखिए हम देख रहे हैं कि हाइब्रिड जंक्शन इज अ 4 पोर्ट डिवाइस डेट प्रोवाइड्स अस टू इनपुट फॉर द सम एंड द डिफरेंस चैनल। उसी की बात कर रहा है जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं मैजिक टी हम यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है माइक्रोवेव में जो अगर 4 पोर्ट डिवाइस की बात करते हैं तो हम मैजिक टी को यूज़ कर पाते हैं। और मैजिक टी को कुछ हमें पता है मैजिक टी हमने देख रखा है कुछ इस प्रकार से होता है, एक पोर्ट यहाँ होता है, एक पोर्ट यहाँ होता है और एक पोर्ट आपका यहाँ होता है और एक इसके जस्ट ऊपर होता है, ऐसे आपने ऐसे पर देखा होगा, ऐसे ऊपर उभरा हुआ ऐसे पार्ट होता है, ये आपका मैजिक टी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हाइब्रिड जंक्शन पे मैजिक टी यूज़ कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि एट एंटीना फिर द सिग्नल बीम्स और रिक्वायर्ड दीज सिग्नल्स और गिवन टू 2 मिक्सर्स, वही जो हमने डिस्कशन किया यहाँ पे दिया IF फ्रीक्वेंसी गिवन। तो इन्वेलप डिटेक्टर वो क्या करता है बेसिकली इन्वेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल को पॉइंट कर लेता है। तो हर ब्लॉक्स के आपको पता है कि क्या फंक्शन होते हैं। हम बेसिकली हमारे लिए ये मेन है, इसको हम देखते हैं कि देयर आर 2 इनपुट्स एट द फेज डिटेक्टर। हमने देखा कि फेज डिटेक्टर वो जो सेक्शन था, फेज डिटेक्टर सेक्शन में यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट थे। अब ये क्या करता है एक सम और डिफरेंस। अब ये क्या कहता है इन पैटर्न के आधार पे ये क्या बेसिकली जनरेट करता है, वो हमें सम पैटर्न देता है और डिफरेंस पैटर्न देता है। डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिग्नल फेज डिटेक्टर सब्ट्रैक्ट और ऐड द सिग्नल विच गिव्स द एंगल एरर। हमें पता लग गया कि जो फेज डिटेक्टर का आउटपुट है, हमें पता लगा कि जो फेज आपका डिटेक्टर है, जो फेज डिटेक्टर है उसका जो आउटपुट होगा मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही एंगल एरर दे देगा। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होता है फेज डिटेक्टर आउटपुट, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेसिकली कंपैरिजन कर रहा है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये टेक्निक जो है बेसिकली किस पे बेस्ड होती है, कंपैरिजन ऑफ सिग्नल्स के बेस्ड भी होती है। तो यहाँ से 2 सिग्नल्स आ रहे हैं, एक आपका सम पैटर्न आ रहा है, एक आपका डिफरेंस पैटर्न आ रहा है, दोनों को यहाँ कंपेयर करता है, कंपेयर करके यहाँ एंगल जनरेट करता है। तो कहने का क्या मतलब जो इसका आउटपुट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसके आउटपुट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डिपेंड करता है थीटा टी माइनस थीटा नॉट पे, ये मैग्नीट्यूड होता है। अब थीटा टी माइनस थीटा नॉट क्या होता है, जो थीटा टी होता है ये होता है टारगेट का एंगल, थीटा टी जो होता है ये होता है टारगेट का एंगल, और जो थीटा नॉट होता है ये थीटा नॉट होता है आपका बीम एंगल, ये होता है बीम एंगल, ये होता है टारगेट एंगल और ये होता है आपका बीम एंगल। तो जो फेज डिटेक्टर का आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इस थीटा टी माइनस थीटा नॉट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर थीटा टी माइनस थीटा नॉट की वैल्यू 0 है मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब जो ओरिएंटेशन है जिस डायरेक्शन में आपका एंटीना यूज़ किया गया है वो एकदम परफेक्ट है और वहाँ से डिटेक्शन एंगल्स की मेजरमेंट एक्यूरेटली होगी। लेकिन अगर इनमें वैल्यू में कोई डिफरेंस है तो मतलब कुछ ना कुछ एरर है। तो कुछ ना कुछ एरर की वजह से उस एरर को हमने क्या करना होगा, उस एरर को हमने एलिमिनेट करना होगा। मतलब फेज डिटेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कहीं ना कहीं थीटा टी माइनस मॉड ऑफ थीटा टी माइनस थीटा नॉट पर डिपेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं उसमें जो है उसकी वैल्यू डिफरेंस आने की वजह से वो एरर जनरेट कर रहा है। जैसे इसको हम ग्राफ से समझेंगे ऐसे कि लेट सपोज यहाँ पे ऐसे बीम का पैटर्न था, ऐसे कुछ ओवरलैप्ड बीम का पैटर्न था। अब यहाँ पे जो होता है ऑलवेज जो ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होता है ये आपका होता है थीटा नॉट, ये होता है थीटा नॉट। हम पहला केस लेते हैं, हमें पता है कि अगर जो आपका थीटा टी माइनस जो थीटा नॉट है इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 हो रही है तो एंगल में एरर क्या है, 0 है। तो ये वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा टी इजिकल्स टू थीटा नॉट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की मतलब एंगल में एरर 0 होगा। और एंगल में अगर एक बार एरर आपके 0 आता है डैट मीन्स कि एंगल जो भी ऑब्टेंड हुआ है या एंटीना की जो भी
पोजीशन है वो परफेक्ट है, हमें एंटीना को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एंगल यहाँ की जगह कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो फाइनाइट वैल्यू मतलब एंगल में क्या हो रहा है, एंगल में जो क्या हो रहा है, एंगल में एरर क्रिएट हो रहा है और उस एरर को हमें रिमूव करना होगा, जो हम एंगल एरर के थ्रू सर्वो मोटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था एंगल एरर सिग्नल्स को सर्वो मोटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और उसके अकॉर्डिंगली एंटीना की पोजीशन को क्या करेगा, मूव कराएगा। तो अब क्या है कि यहाँ थीटा नॉट ले लेते हैं। अब हम लेते हैं कि लेट सपोज कि इसी थीटा नॉट पे ही आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसी थीटा नॉट वाले एक्सिस पे थीटा टी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब टारगेट का एंगल और जो ये आपका बीम एंगल है दोनों सेम हो रहे हैं। अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो दोनों सेम होने पे आपका क्या हो जाएगा, थीटा टी इक्वल्स थीटा नॉट हो जाएगा और एंगल में एरर जीरो हो जाएगा। ये आपका ए केस है। बी केस हम ले लेते हैं कि अगर पैटर्न हमारा कुछ इस प्रकार से मिला है, अगर पैटर्न हमें कुछ इस प्रकार से मिला है जहाँ पे ओवरलैप पोर्शन से ये आपका होता है थीटा नॉट, कोई दिक्कत नहीं, बीम का एंगल हम इसी को कहते हैं। और कहीं टारगेट की पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट का एंगल इस पॉइंट पे बन जाता है, थीटा टी पे बन जाता है। अगर अब यहाँ पे देखेंगे कि थीटा नॉट और जो टारगेट का एंगल है ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस होने की वजह से क्या मतलब जो थीटा टी माइनस थीटा नॉट की जो मैग्नीट्यूड इनका आएगा, वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। अब ये फाइनाइट वैल्यू क्या करेगा, क्रिएट करेगा क्या, एंगल में एरर। मतलब अगर पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनना है कि थीटा नॉट वाली एक्सिस पे टारगेट वाली एक्सिस नहीं आ रही है, वो किसी पोजीशन पे यहाँ आए या इधर पैटर्न पे कहीं इधर जगह लोकेट हो या इधर कहीं लोकेट हो, कहीं भी लोकेट हो, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों के डिफरेंस कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। उस फाइनाइट वैल्यू में आने की वजह से एंगल में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। और एंगल में एरर होते ही हमें पता है कि एंगल में अगर एरर हो गया डैट मीन्स कि आपका जो है ओरिएंटेशन वो कहीं ना कहीं गलत है, उसको हमने क्या करना होगा, उसको हमने सही करना होगा। तो ये फेस डिटेक्टर का आउटपुट था और इसी प्रिंसिपल पे हमारा मोनोपल्स ट्रैकिंग वर्क करता है। तो यहाँ हम बेसिकली पैटर्न देख लेंगे कि जो बीम की हम बात करते हैं उस बीम को ऐसे हम करते हैं, ये माइनस चैनल और प्लस चैनल होता है। इसी बीम पैटर्न को हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में इस प्रकार से करते हैं। तो यही बीम की बात हम यहाँ कर रहे थे। तो ये जो चाहे प्लस हुआ या जो चाहे माइनस हुआ, ये पैटर्न हमें जो देता है सम चैनल या डिफरेंस चैनल, उसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या होगा रेंज। अगर वो सम चैनल है तो उससे हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं रेंज, और अगर डिफरेंस चैनल है तो उससे हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं सम और डिफरेंस। सम से सिर्फ हम डिटरमाइन करेंगे रेंज के लिए सिर्फ सम पैटर्न की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें एंगल चाहिए तो एंगल के लिए हमें सम पैटर्न चाहिए होगा और डिफरेंस पैटर्न भी दोनों हमें चाहिए होगा। तो उससे हम जो है क्या एंगल्स में एरर निकाल पाएंगे। तो ये जो टेक्निक होती है मोनोपल्स ट्रैकिंग, इसकी एक्यूरेसी एंगल के टर्म्स में या रेंज के टर्म्स में या किसी भी पैरामीटर्स के टर्म्स में हाई होती है। साथ में जो इनमें एम्पलीट्यूड में फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेरेबल टू सीक्वेंशियल लॉबिंग और कोनिकल स्कैनिंग के। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक, एंड फर्दर आई विल पोस्ट other videos related to some new topics. Okay, thank you.